वहां से लेके थाने के अंदर और थाने के बाद कोर्ट ले जाते में और कोर्ट ले जाने के बाद जेल ले जाते में सिर्फ एक बात बार बार बोली जा रही थी कि आज हम तेरा एनकाउंटर करेंगे। लड़ाई खालिद सैफी ने और उमर ने और बाकी सभी ने जो स्टार्ट करी है, अभी हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। पर वो 3 साल जो मैं और मेरे बच्चे अकेले काट रहे हैं, उसका हर्जाना कौन भरेगा? वो पुलिस, वो जज या कोर्ट, या वो लोग जो इस टाइम भी शांत होके बैठे हुए हैं। वहाँ की जो पुलिस थी वो हमेशा खालिद को किसी न किसी वजह से परेशान करती रहती थी। जगतपुरी थाने की पुलिस वो हमेशा उनको बोलती रहती थी कि तुम यहाँ से हट जाओ, प्रोटेस्ट हटवा दो। तो खालिद का सिर्फ एक ही जवाब होता था, ना तो ये प्रोटेस्ट मेरा है, ये बैठी हुई यहाँ जितनी महिलाएं हैं ये उनका प्रोटेस्ट है। खालिद के साथ जो टॉर्चर हुआ, कहीं ना कहीं मुझे इसका जो जिम्मेदार है जो वहाँ की पुलिस है। और खालिद की एक लाइव वीडियो थी रात के 3 बजे की, जब जगतपुरी की पुलिस ने उन सोती हुई महिलाओं के ऊपर क्रैकडाउन करा था। वो बहुत वायरल वीडियो है उनका। तो उसी की वजह से जो उनको झेलना पड़ा, जो उनके साथ टॉर्चर हुआ, उनको कम्युनल गालियां दी गई, उनको उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके पैर तोड़ दिए गए, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, उनके मसल डैमेज कर दिए गए थे। जब मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने गई थी तो मतलब आप एक इंसान को इतना टॉर्चर सहने के बाद में क्या देखना चाहेंगे उसके अंदर? डर, खौफ। पर वो डर खौफ उनके चेहरे पे था ही नहीं। वो तब भी मुस्कुराते हुए मुझसे बोल रहे थे कि हिम्मत रखनी है। मुझे रोने के लिए मना करा। मुझे बोलते हैं कि तुम ही मेरी हिम्मत हो, तुम सब बाहर सही से रहोगे और ये केस यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि ये भी लंबा खींचेगा। जिस तरीके से खालिद को 44 में जिस दिन बेल मिलने वाली थी, सेम चार्जेस ये FIR 59 लगा दी। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था ये UAPA क्या है, 59 क्या है, उनको कहाँ लेके गए हैं, किस हाल में रखा है, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, कैसे उनके पैरों में फ्रैक्चर है, उनका ख्याल रखा कि नहीं रखा, हमें ये कुछ भी नहीं पता चला था। एक खौफ था दिल के अंदर कि अब कहाँ लेके गए हैं और क्यों लेके गए हैं। क्योंकि जब खालिद को अरेस्ट करके जगतपुरी थाने वाले पुलिस लेके जा रही थी तब उनसे बार बार एक ही बात कही जा रही थी, थाने जिस जगह से अरेस्ट करा था वहां से लेके थाने के अंदर और थाने के बाद कोर्ट ले जाते में और कोर्ट ले जाने के बाद जेल ले जाते में सिर्फ एक बात बार बार बोली जा रही थी कि आज हम तेरा एनकाउंटर करेंगे। ये अल्फाज खालिद ने जब मुझे बताए तो ये बताए थे उन्होंने 27 फरवरी को नेक्स्ट डे। पर जब उनको 59 में अरेस्ट करके लेके गए और हमें पता भी नहीं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है इस तरीके से और कहाँ लेके गए हैं, कौन से थाने में, कौन सी जेल में लेके गए, तो मुझे अजीब सा एक खौफ सा हो रहा था कि अल्लाह कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, किस हाल में रखा होगा। तो वो सब चीज़ें हो गई। फिर बहुत बाद में मुझे सब चीज़ें समझ में आने लगी क्योंकि मेरी लाइफ मैं अपने हस्बैंड की तरफ, अपने हस्बैंड तक ही थी मेरी लाइफ कभी भी इस तरीके की नहीं थी कि मैं आप सबके सामने आऊँ या किसी भी तरीके की बात रखूँ। सब कुछ एकदम बदलता चला गया मेरी लाइफ का। हमें अब समझ में आता है कि ये फाइट सिर्फ बेल मिलने तक ही नहीं रहेगी, ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई खालिद सैफी ने और उमर ने और बाकी सभी ने जो स्टार्ट करी है, ये अभी हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए है। इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। बेल मिलेगी ज़रूर, इंसाफ मिलेगा ज़रूर, पर बस कहीं ना कहीं मुझे इस बात का खौफ रहता है, इस बात का डर रहता है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 2.5 साल से वो अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इंतज़ार है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी को बुखार चढ़ा था, एक छोटा सा इंसिडेंस है ये, उसको फीवर चढ़ा था, बहुत तेज़ फीवर था। तो वो रात को मतलब एकदम रो के उठी है अब्बू अब्बू करती हुई। तो वो उसको अब्बू हम कहाँ से ला के दें, उसको वो चाहिए क्योंकि वो मेरे पास नहीं सोती थी, खालिद के साथ सोती थी। खालिद उसको कंधे पे बिठा के स्कूल लेके जाते थे, खालिद ही उसको खाना खिलाते थे, उसके साथ रहते थे। वो चीज़ें अभी तक उसको याद, अब उसकी यादें जो हैं वो अब धुंधली होती जा रही है। उसको बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी लगती हैं कि हाँ अब्बू के साथ में ऐसे सोती थी, ऐसे बैठती थी मम्मा, ऐसे करती। कुछ चीज़ें फ़ोटोज़ में याद है उसको, कुछ लाइव वीडियोज़ में याद है कि अम्मी अब्बू का वीडियो दिखाना वो वाला जिसमें वो बातें कर रहे हैं। क्योंकि 5 मिनट की कॉल में या तो मैं बात कर लूँ या मेरी बेटी बात कर ले। वो 5 मिनट की कॉल में बात करती है, अब्बू 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 3 वर्ड बोलती, फ़ोन कट जाता है। 5 मिनट में कोई बात ही नहीं हो पाती ठीक से। तो हम लोगों की ये इंसाफ
कहीं ये हमारे लिए सज़ा होती जा रही है। इंसाफ मिलेगा 2 साल में, 3 साल में, जब बेल मिलेगी सबको लगेगा इंसाफ हो गया, सब शुक्र भी अदा करेंगे, खुश भी होंगे। पर वो 3 साल जो मैं और मेरे बच्चे अकेले काट रहे हैं, उसका हर्जाना कौन भरेगा? वो पुलिस, वो जज या कोर्ट, या वो लोग जो इस टाइम भी शांत होके बैठे हुए हैं अपने लोगों के लिए। वो लोग आप ही लोगों में से उठ के आए थे, निकल के, हम ही लोगों में से निकल के उठे थे। वो कोई ऐसे नेता नहीं थे कि वो कोई नेता नहीं थे, वो हमारे लिए, हमारे हक की लड़ाई की लड़ने के लिए खड़े हुए थे, हम लोगों के लिए खड़े हुए थे। और हम, ये बहुत सारे सवाल हैं, मेरे खुद के बच्चों के सवाल हैं। मेरे बच्चे अपने अब्बू को कोर्ट में मिलने जाते हैं तो पुलिस उनका हाथ पकड़ के जोर से झटक देती है और उनसे कहती क्या है कि आपके हस्बैंड की सिक्योरिटी के लिए है। तो मेरे बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मा, अब्बू को हमसे किस तरीके का खौफ है, किस तरीके का खतरा है, हमसे कैसी सिक्योरिटी? आप कोर्ट में बच्चों से मिलने नहीं दे सकते। अब जब खालिद का अरेस्टिंग हुई थी तो एक मीडिया ट्रायल चला था खालिद का, जिसमें उनको देशद्रोही, आतंकवादी, टेररिस्ट और विदेशों से पैसा लाने वाला और बंदूक खरीदने वाला, पता नहीं क्या क्या दिखाया था। तो वो चीज़ें मेरे बच्चों के सामने आई। लोगों ने फ़ोन कर करके मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये क्या है। तो मेरी बेटी उस टाइम पे 6 साल की थी, 5.5-6 साल की। वो पूछती है, मम्मा टेररिस्ट क्या होता है, देशद्रोही क्या है? जिस बच्चों ने मूवीज के अंदर देशद्रोही और आतंकवादी की जो छवि देखी है, वो अपने अब्बू को उस नाम से सुन रहे हैं। आज के हालात इस तरीके के हो गए हैं उस मीडिया ट्रायल की वजह से, उन सब चीजों की वजह से। जेल के अंदर भी हमारे लोगों को, खालिद को टेररिस्ट सुनना पड़ता है। वहां की पुलिस उनको टेररिस्ट बोलती है, इनसे मत मिलो, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इस तरीके के अल्फाज यूज करे जाते हैं। क्या खालिद जब बाहर आएंगे और जब बेगुनाह साबित हो जाएंगे, इंशाल्लाह पूरा यकीन है अल्लाह की जात से कि बेगुनाह साबित होंगे, इज्जत बरी होके बाहर आएंगे, तो इन सब चीज़ों का जो वो सुन रहे हैं, जिस चीज़ का मेरे बच्चों के ऊपर असर हुआ है, जो हमारी जिंदगियों के ऊपर असर हुआ है, उस चीज़ का हर्जाना कौन भरेगा? जो लाइफ हमारी सबकी कट रही है, हमारे बच्चों की कट रही है, उस चीज़ का हर्जाना कौन भरेगा? ये सब सवालों के जवाब शायद किसी के पास हो, पर झेल हम रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बेल मिलेगी, पर ये फाइट हम लोग बेल तक नहीं, इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक असली मुजरिम पकड़े ना जाए और इनको बाइज्जत रिहाई ना मिल जाए। इनकलाब जिंदाबाद।